हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का 5वां अध्याय, जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। इस चैप्टर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको 1857 के हुए क्रांति के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए यहाँ पर आपको चित्र दिखाया गया है। यहाँ यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदान में फैल गया था। कहाँ? तो उत्तर भारत के मैदान में यह विद्रोह जो है फैला हुआ था। आगे है नीतियाँ और लोग। पिछले अध्यायों में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह-तरह से असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्रवाइयाँ जनता के हित में नहीं होती हैं या होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाती हैं, उनका लोग किस तरह से विरोध करते हैं। हम मुंडा विद्रोह देख चुके हैं, संथाल में जो विद्रोह हुए थे उनके बारे में आपको कह रहा है। आगे है नवाबों की छीनती सत्ता। 18वीं शताब्दी के मध्य से ही राजा और नवाबों की ताकत छीनने लगी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट क्या तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार वो इलाके एक-एक करके छीने जा रहे थे। कहाँ? जो वहाँ के नवाब थे उनकी सत्ता अब छीनी जा रही थी। उनके राजस्व जो वो ले रहे थे वो अब कौन ले रहा है? तो अंग्रेज़ों के द्वारा लिया जा रहा है। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत की थी। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को प्राप्त हो, राजा मान लें। लेकिन यहाँ पर क्या करता था कंपनी। यहाँ पर आपको याद होगा जो 1848 के बाद डलहौजी की नीति आती है और वहाँ से हड़प नीति शुरू हो जाती है। किसी न किसी प्रकार से हड़प नीति चलने लगती है। यहाँ पर देखेंगे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपने श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदकों को क्या किया? निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत से थी और अवध को कब्जे के रूप में कैसे छीना गया? तो यहाँ के राजा अच्छी तरह से राज्य नहीं कर रहे हैं, मतलब अच्छी तरह से जनता इनसे नाखुश है। इस तरह से उनसे छीना गया था अवध से। जो क्या किया गया था? अवध को सबसे पहले सबसे बाद में रियासत में थी और इनको कब्जे किया था कौन? तो अंग्रेज़। 1801 ईस्वी में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी, यहीं से शुरू होती है और 1856 में अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया। और कब? तो 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में किसको? तो अवध को क्या किया? तो अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसीलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व ज़रूरी है। यहाँ पर डलहौजी के द्वारा जो कहा गया था, शासन अच्छी तरह से नहीं चलाया जा रहा है, इसीलिए ब्रिटिश प्रभुत्व की ज़रूरी है यहाँ पर। और कब? तो 1856 ईस्वी को याद रखेंगे। इसमें सहायक संधि पहले थोपी गई थी कब? 1801 ईस्वी में और 1856 ईस्वी में इसको कब्जे में ले लिया। किनके द्वारा? तो डलहौजी के द्वारा। ये पूर्ण रूपेण यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। आगे कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। कहाँ? जो कंपनी के द्वारा जो सिक्का जारी किया गया था वहाँ से मुगल बादशाह का जो तस्वीर था उसको हटा दिया गया था। आगे है
1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद जो है बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। ये जो है सबसे अंतिम राजा कौन हुए जो कहाँ पर रहे? लाल किला में। तो बहादुर शाह जफर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। ये भी यार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, किन्होंने किया? तो कैनिंग ने फैसला किया। कब? तो 1856 में। आखिरी मुगल बादशाह कौन होगा? तो बहादुर शाह जफर। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि बहादुर शाह जफर जो है कौन था मुगल का आखिरी बादशाह। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उनके केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। आ गया किसान और सिपाही। गाँवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज जो है नहीं लौटा रह पा रहे थे। इसके कारण उनकी जो है पीढ़ियाँ पुरानी ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थी। पीढ़ियों की जो पुरानी ज़मीन थी वो हाथों से निकलती जा रही थी। ये जो ज़मींदार होते थे, महाजन होते थे, वो हड़प रहे थे। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की वजह जो अपनी वजह थी, वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनके धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र नहीं पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। 1824 में जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। क्यों? तो समुद्र पार जाना जो है क्या होता था, जाति भ्रष्ट हो जाती थी, धर्म जो है भ्रष्ट हो जाता था। इसलिए जो है वो आदेश मानने से मना कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते जो है जाने में ऐतराज़ नहीं था और उनको समुद्र के रास्ते नहीं जाएँगे, लेकिन ज़मीन के रास्ते जा सकते हैं। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा, तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। ये एक कानून बना दिया गया। सिपाही गाँव के हालात से परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गाँव में छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जो है जल्द ही सिपाहियों में फैल गया था। क्यों? तो किसान जो थे, कुछ सिपाही जो थे किसान ही थे और वो जो है अपने गाँव को छोड़कर नौकरी के लिए सिपाही बने थे। सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा में कम जो है जमकर प्रोत्साहन किया गया और अंग्रेजी शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जो है खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन पर व संपत्ति को भी छूट दे दी गई और ज़मीन और संपत्ति में भी छूट दे दी गई और ईसाई मिशनरी जो थे उनको काम करने के लिए यहाँ पर छूट दी गई। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। अगर कोई व्यक्ति है जो ईसाई धर्म अगर अपना लेता है तो उसके पुरखों की जो संपत्ति है वो भी जो है बनी रहेगी। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति-रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे वही भारतीय थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे।
इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में हम अगले अध्याय में 7वें अध्याय में पढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एक चित्र के माध्यम से उत्तर भारत के बाज़ारों में सिपाही खबरें और अफ़वाहें फैलाते हुए ये अफ़वाहें फैला रहा है। आगे है जनता की नज़र से। उस ज़माने के लोग अंग्रेज़ शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जो है जायज़ा लेने के लिए स्रोत 1-2 हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे क्या इसमें सोच रहे थे, अंग्रेज़ शासन के बारे में लोग क्या सोच रहे थे। देखिए पहला स्रोत क्या है, तो पहला स्रोत है 84 नियमों की सूची। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम जो है मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार है, सिपाही ने क्या कहा इनका वृत्तांत यहाँ पर दिया गया है। किन्होंने लिखा, तो विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा ये लिखा गया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने का आमादा है, मतलब उत्सुक है, वो जल्दी है नष्ट करना चाहती है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने मतलब सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल-पुथल मच जाएगी, कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी जो थी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। ये जो है किनके द्वारा, सिपाहियों के द्वारा कहा गया था। ये दूसरा स्रोत है, दूसरा स्रोत में आप पढ़ेंगे तो जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 ईस्वी में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। कब? तो 1812 में। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 ईस्वी में वो जो है सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में जो है अंग्रेज़ों की मदद की, हालाँकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आँखों के सामने मार डाला था। सीताराम के पुत्र को जो है अंग्रेज़ों ने उनके सामने ही मार डाला। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उनके जो कमान अफ़सर थे नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया और सीताराम ने 1861 ईस्वी में अवधी भाषा में अपने संस्मरण जो हैं लिखे, जिनका नारगेट ने अंग्रेजी अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार मतलब सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सीताराम की कौन सी बुक थे? तो ये जो बुक थे इनके द्वारा फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार यानी कि सिपाही से सूबेदार तक के ये पुस्तक थे। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे थे। ये सीताराम के जो लिखित ये कहानी है, जो किताब है उनके द्वारा जो है ये उसका एक अंश है, इसमें आपको दिख रहा है। अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हजार झूठ वाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया
जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें तो इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। अगर सेना एकजुट हो जाए तो ये सब हो सकता है। आगे ये जो देख रहे हैं ये जो है मेरठ में सिपाही अफसरों पर हमला करता है, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। ये दूसरा स्रोत था और दूसरे स्रोत के ही कुछ अंश यहाँ पर हैं। शेष है कि संयोग में इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट में कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग-अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान ना जाने कहां से यह खबर फैल गई कि राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर जो है क्या लगा हुआ है, गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। कारतूस पर जो है क्या, तो गाय और सूअर के जो है चर्बी जो है उनके लेप चढ़ाए गए हैं। हमारी रेजिमेंट के लोग जो थे वो दूसरों लोगों को लिखकर या पढ़कर जो है लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुँचाने चोट पहुँचाने के लिए कभी भी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही ज़िक्र किया, अवध पर कब्ज़े के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फ़ौरन यह कहानी गढ़ गढ़ दी कि अंग्रेज़ तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू जो है दोनों ही भ्रष्ट हो जाएँ। दोनों क्या हो जाएँ? भ्रष्ट हो जाएँ। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। ये जो है सीताराम पांडे द्वारा लिखित जो बुक थी, वो फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक, इनका एक ये जो अंश था उसमें जो है ये लिखे गए हैं और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आगे है यहाँ पर आगे है सिपाही विद्रोह जो था वो जन विद्रोह बन गया। सिपाही विद्रोह क्या बन गया? सिपाही विद्रोह जो है अब जन विद्रोह बन गया। यहाँ पर सैनिक विद्रोह लिखा गया है। सैनिक विद्रोह जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो सैनिक विद्रोह। यहाँ पर देखेंगे सैनिक विद्रोह जो है जन विद्रोह कैसे बना। यद्यपि शासक और यद्यपि है जो शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी-कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न-भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सब का शत्रु एक है, इसीलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं? वे सभी जो है कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा था। 1857 मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व जो है खतरे में डाल दिया। ये भी याद रखेंगे कब ये शुरू हुआ सैनिक विद्रोह, तो मई 10 तारीख को जो है ये शुरू होता है। 10 मई 1857 को ये शुरू होता है, याद रखेंगे। ऐसे यहाँ पर मई दिया गया है तो मई 1857 में ये शुरू होती है और यह जो है कंपनी के जो है ये 100 सालों के जो एक विद्रोह जो है उन पर भारी पड़ता है और उनके अस्तित्व पर ये जो है खतरा डाल दिया। मेरठ से शुरू करने मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और ये भी याद रखेंगे कहाँ से शुरू होती है, तो मेरठ से। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तीवरों के साथ जो है उठ खड़े हुए।
कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था संघर्ष था। ये देखिए एक चित्र आपको दिखाया गया है यहाँ पर, एक चित्र के माध्यम से आपको यहाँ पर बताया गया है ये कैवेलरी लाइनों में युद्ध है। यहाँ पर 3 जुलाई 1857 को जो है 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे। कब? तो 3 जुलाई 1857 को। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध जो है पूरी रात चलता रहा। आगे है मेरठ से दिल्ली तक। ये मंगल पांडे के जो है स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे। कब? तो 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही कौन थे? तो मंगल पांडे। इनके बारे में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी में लटका दिया गया। कब? तो याद रखेंगे 29 मार्च 1857 को। किसके कारण? तो बैरकपुर में जो है अफसरों पर इन्होंने हमला किया और इनके कारण जो है इनको फांसी दे दी गई। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी जो है का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के का आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। यह जो है ने क्या किया गया? तो 10-10 साल की उनको सजा दी गई और यह 9 मई 1857 की बात है। कब है? तो 9 मई 1857 की ये बात है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया और जो है उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों को जो है अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश पर जो है शासन कौन चलाएगा? सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन जो है चलाने के लिए उन्होंने देश का शासन सौंपना चाहते थे। किनको? तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात जो है घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरी की दिल्ली जो है पहुंच गई। कहाँ? तो दिल्ली में ये 10 मई को पहुंच जाती है मेरठ के कुछ सिपाही। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों में आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। कौन? जो भी यहाँ पर आए थे मेरठ के कुछ सिपाही 10 मई को, वो जो है अब बादशाह में से मिलना चाह रहे थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत जो है अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार जो नहीं था। ये दो-दो हाथ करने को तैयार नहीं था। कौन? बहादुर शाह जफर। यहाँ पर आपको चित्र दिखाया गया है। लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिपाही विद्रोह में किन्होंने अपना नेता किसको अपना नेता चुना गया? तो बहादुर शाह जफर को। कब पहुँचे थे मेरठ से दिल्ली? तो 10 मई को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों को एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम जो है सामने आए। अंग्रेजों से पहले देश
के एक बहुत बड़े हिस्से जो थे पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों पर शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि वे मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे मुगल अधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों पर शासन जो है बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। आगे अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल-पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया, तो स्थिति रातों-रात बदल गई। अक्सर जो है ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है, तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। बगावत फैलने लगी। यहाँ पर देखिए नाना साहब का एक तस्वीर है। बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग 1 हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय जो जो कुछ समय जो लग रहा था, समय तो लगना ही था। लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला भी शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर जो है दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा-देखी कस्बों और गाँवों के लोग भी बगावत के रास्ते में चल चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी जो है सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। यहाँ पर एक तस्वीर दिखाया गया है जैसे-जैसे विद्रोह फैला छावनियों में अंग्रेज अफसरों को मारा जाने लगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है अब तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। कहाँ? ये भी क्वेश्चन पूछा गया कहाँ रहते थे? तो कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। कौन? तो नाना साहब। उन्होंने ऐलान किया कि वे बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। कौन है? तो ये अब गवर्नर हैं। कौन? तो नाना साहब। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे विरजिश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। किनको? तो विरजिश कद्र को। अब है विरजिश कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहियों को जो है बढ़ावा देने में बढ़-चढ़ हिस्सा लिया। ये जो है किनके मां हैं? विरजिश कद्र के मां हैं। कौन? तो बेगम हजरत महल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। हजरत महल क्या 1857 के विद्रोह में शामिल थे? तो ये भी शामिल थे। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन-कौन 1857 के विद्रोह में शामिल थे। आप याद रखेंगे। एक तो अभी आप पढ़े कौन? तो नाना साहब। उसके बाद देख रहे हैं आप बहादुर शाह जफ़र। उसके बाद कौन है? हज़रत महल हैं, वीरजीत कद्र हैं, इनके माता का नाम है। और आगे जो है हम झांसी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे कुँवर सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब जो है इनको सब जो भी लिए हैं 1857 में भाग इन क्रांति में उनका नाम याद रखेंगे ताकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे है कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जो थी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। किनके साथ? तो तात्या टोपे। ये भी याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंती बाई जो थी लोधी अवंती बाई लोधी ने
4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना नेतृत्व किया। कहाँ की? तो ये राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के माडला क्षेत्र के राजगढ़ की राजी थी ये। और आगे है, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था, इसके कारण उन्होंने ये काम किया। आगे है, विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की जो है संख्या जो है बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन जो है खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोहों में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक-एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ जो है खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्लाह शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। ये भी याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। कौन थे? तो ये फैजाबाद के शासन जो फैजाबाद के कौन थे? तो मौलवी थे। कौन? तो अहमदुल्ला शाह। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इस इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली थी। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। कौन? तो अहमदुल्ला शाह। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खां ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। कौन? तो बरेली के सिपाही थे बख्त खां। उन्होंने एक विशाल सेना लेकर दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों के साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में जो है हिस्सा ले रहे थे। ये जो है इतने आप याद रखें, अहमदुल्ला हो गए। आपको कौन? तो रानी लक्ष्मीबाई का याद नाम रखना है, कुंवर सिंह का नाम याद रखना है। जितने भी 1857 में मुख्य मुख्य व्यक्ति ने भाग लिया उनके बारे में आपको याद रखना है। ये लक्ष्मीबाई का चित्र है और ये वीर कुंवर सिंह, ये बिहार के थे। आरा। और यहाँ पर एक देख सकते हैं, ब्रिटिश टुकड़ियों जो थी ब्रिटिश टुकड़ियाँ विद्रोहियों पर हमला करती है, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले दाएं, जो यहाँ पर दिल्ली का लाल किला है दाएं, तथा सलीमगढ़ किले बाएं पर कब्जा किया हुआ था। आगे यहाँ पर एक चित्र और है, ये चित्र आपको देख रहे हैं, ये चित्र क्या है? ये चित्र आपको सिपाही विद्रोह जो हो रहे थे उसमें विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। ये जो है मेरठ से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया है एक तस्वीर, आप यहाँ से देख सकते हैं। शुरू में जो अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार गोले आदि पहुंचाए गए। ये गाड़ियों पर लदे हुए थे, जिन्हें हाथी खींच रहे थे, और उनकी रफ्तार जो थी कितना थी? इनकी कतार 7 मील लंबी थी। कितनी थी? 7 मील लंबी थी। ये जो आपको एक तस्वीर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? तात्या टोपे की ये तस्वीर है और ये डाक टिकट जारी किया गया। आगे है कंपनी का पलटवार। इस उथल-पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और जो है फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए
और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास दी गई। उन्हें उनके बेटों को उनकी आँखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह जफ़र और उनकी पत्नी बेगम कौन थी? तो कौन? बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में लंगूर जेल में भेज दिया गया। कब? तो 1858 में बहादुर शाह और उनकी बेगम जो पत्नी थी बेगम जीनत महल को 1858 में लंगूर जेल भेज दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसी जेल में 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। कब? तो 1862 में। 1858 में भेजा गया और 1862 ईस्वी में इन्होंने अंतिम सांस ली। आगे है, दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत कि विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई। कब? तो जून 1858 में उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश उन्हें मार दिया गया। उसके बाद क्या होता है? दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंती बाई लोधी के साथ हुआ, उनको भी मार दिया गया था। खेरी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। तात्या टोपे मगध भारत के तात्या टोपे जो थे मध्य भारत के जो थे के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापा मार युद्ध चलाते रहे। कौन? तो तात्या टोपे। आगे है, जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली और मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों को हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वफादार एक यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। ये क्या है? अंग्रेजी टुकड़ियाँ दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती है और ये कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती है दिल्ली में घुसने के लिए। यहाँ पर देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने लोगों की बातों को अपनी बातों को मनवाने के लिए, विश्वास जीतने के लिए भूस्वामियों के लिए क्या इनामों का ऐलान कर दिया। भूस्वामियों के लिए क्या किया? इनामों का ऐलान कर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया अ, उन उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके उनके ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। उन्होंने विद्रोह किया था, उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी तरह किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की है, तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। यहाँ पर एक चित्र और दिया गया है, उसके बाद हम पढ़ेंगे। ये चित्र जो दिया गया है, अंग्रेज टुकड़ियाँ कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती है। ध्यान से देखें कि इस तरह कलाकार ने अंग्रेज सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोहियों पर धावा बोलते हुए दिखाया गया है। विद्रोह के बाद के साल, अब 1857 और 58 के बाद क्या होता है 59 में देखेंगे। तो विद्रोह के साल के बाद में देखेंगे तो अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था। कब? 1859 में। अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने अपने अहम बदलाव किए जो निम्नलिखित हैं। उन्होंने क्या-क्या किया? तो पहला है, ब्रिटिश
संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए। ये क्वेश्चन जो है एसएससी में इस बार पूछा गया है। कब जो है क्राउन का शासन होता है शुरू, तो 1858 ईस्वी में ये जो है नया कानून बनता है और ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में जो है भारतीय जो है सत्ता थी वो उसके हाथों में चली जाती है। मामलों की ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सकता है, साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। ये भी याद रखेंगे, कितने तो एक और उनको क्या कहा गया, एक परिषद का गठन किया गया, उनको क्या कहा गया, तो इंडिया काउंसिल। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। यहीं पर जो है केनिन जो है पहला वायसराय बनता है और यहाँ पर आप याद रखेंगे कौन, तो गवर्नर जनरल के बाद वायसराय का ओहदा मिलता है। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी जो है कि क्या की सीधे जो है अपने हाथों में ले ली थी। दूसरा कारण क्या है, तो दूसरा है देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि कोई भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये जो है मेंस में लिखने के लिए इस पॉइंट का आप उपयोग कर सकते हैं। आगे है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में आप देखेंगे सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और जो दक्षिण भारत से सिपाहियों की जो है को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों से जो है ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि वह विद्रोह जो है उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने की के लिए नीतियां बनाई गई। ये जो जितने 6 पॉइंट हैं ये जो है ये बदलाव किए गए। ये आप याद रखें, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार जो है क्या होता है 1857 के बाद इतिहास का एक नया जो है चरण शुरू होता है। 1857 के बाद इतिहास का एक नया अध्याय शुरू होता है। यहाँ पर देख सकते हैं विद्रोह के मुख्य केंद्र और विद्रोह के अन्य केंद्र के रूप में आपको यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, नक्शे के माध्यम से। ये देख सकते हैं मुख्य केंद्र आप रेड कलर के जो दिख रहे हैं ये फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, मेरठ और दिल्ली ये मुख्य केंद्र थे। और विद्रोह के अन्य केंद्र में ये सब दानापुर, बनारस, आजमगढ़, नागौर, जबलपुर, सागर, महू और नीमच, नसीराबाद, रोहतक, सहारनपुर, जालंधर, फिरोजाबाद, लाहौर, सियालकोट ये सब जो है क्या थे, विद्रोह के अन्य केंद्र थे। मुख्य केंद्र में मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, फैजाबाद ये सब मुख्य केंद्र थे। आगे है खुर्दा संग्राम, एक केस स्टडी। इसमें है 1857 की जो घटना हुई थी। 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार की एक घटना 1817 ईस्वी में खुर्दा नामक स्थान में घटित हुई थी।
हमारे लिए उस घटना का अध्ययन जो है करना और इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही अंग्रेज़ के विभिन्न हिस्सों में असंतोष जो है निर्मित होने लगा था। खुर्दा जो कि ओडिशा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा राज्य था, वह 19वीं सदी की शुरुआत में 105 गढ़ों, जिनमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे। जब जो है जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था, एक जो है ये क्या था, एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक राजा वीर किशोर देव को स्वर्गीय जो है अधिकृत 4 परगनाओं जो थे कितने तो 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गढ़ जातों के जो है प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंददेव द्वितीय, कौन तो मुकुंददेव उनके पुत्र, और ये उत्तराधिकारी थे मुकुंद देव, और इनके पिताजी का नाम क्या था, वीर किशोर देव। इस दुर्दशा से विचलित थे। अब अंग्रेजों और मराठों के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्र तथा जगन्नाथ मंदिर की देख-रेख से संबंधित अधिकारों को जो है पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया था। परंतु 1803 में ओडिशा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने क्या-क्या उन्हें इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्रवाई करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। परिणामतः क्या हुआ, ओडिशा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठाओं के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा तथा अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने में मिला लिया। यहाँ भी जो है अंग्रेज अपने राज्य में उनके राज्य को मिला लेता है। आगे क्या होता है, आगे सांत्वना के रूप में एक नियमित जो है अनुदान के साथ, जो कि उनके पूर्व भू-संपत्ति के राजस्व का मात्र एक दशमांश था, उन्होंने क्या-क्या अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देख-रेख का दायित्व दिया तथा उनका निवास जो है पुरी में निश्चित कर दिया। इस अनैतिक व्यवस्था से जो है ओडिशा में दमनकारी विदेशी शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिससे 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। खुर्दा को अपने अधीन करने के बाद जो है तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निर्मित जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। इसमें राज्य के पूर्व जो सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता है, जो पूर्व सैनिक होते थे, इनको पाइक कहा जाता था, उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति को भयावहता राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई थी। इस कार्रवाई के फलस्वरूप 1805 और 1817 के बीच में खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिससे जमीन की उपजाऊ क्षमता तथा रैयतों के भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के साथ भी कोई जो है उदारता नहीं दिखाई गई, जबकि ओडिशा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती थी। बाकायदा बकायेदारों की जमीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों का जो है राजस्व अधिकारी होते थे, या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया गया। आगे खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर राय, जिन्हें लोग बख्शी जगबंधु के नाम से जानते थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वह जो है ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे।
व्यवहारिकरण रूप से जो है रूप में से व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए थे। अपने तथा अपने ज़मीन से बेदखल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व जो है प्रायः 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों में स्वैच्छिक दान से अपना गुज़ारा किया। आगे देखेंगे तो आगे क्या होता है, बीते हुए वर्ष के साथ-साथ वो तो तकलीफ़ें जो हैं इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी। बीते वर्ष के साथ-साथ जो तकलीफ़ें इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी, वो थी पहला का था का अंग्रेज़ों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्के का प्रचलन। ख इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना। ग खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि तथा नमक की आपूर्ति में कमी, जो कि कंपनी के एकाधिकार नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया था और जिसके कारण ओडिशा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गए थे। अगला है घ स्थानीय ज़मींदारियाँ जो थी स्थानीय ज़मींदारियों की कलकत्ता में नीलामी जिसके कारण ओडिशा में बंगाल की अनुपस्थित ज़मींदारों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को और दुष्कर जो है बना दिया, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम ने और भयावह आकार जो है धारण कर लिया। 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई जब पाइकों ने बान बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों जो थे उन पर हमला कर दिया और 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ-साथ सरकारी खजानों में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग-अलग दिशाओं में फैल गई। आगे क्या होता है उसके बाद? उत्साह से भरपूर जो जमींदार और रैयत पाइकों के साथ जो है मिल गए, जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया। ने एक जो है एक कर मत दो मतलब एक कर मत दो अभियान की शुरुआत किया गया। अंग्रेज़ों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की। परंतु असफल रहे। 14 अप्रैल 1817 को बख्शी जगबंधु ने 5 से 10,000 पाइकों और कंध जनजाति के योद्धाओं की अगवाई कर्पूरी को कब्जा में ले लिया और मुकुंद देव मतलब द्वितीय को उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया और उनको राजा घोषित कर दिया। कौन? तो ये बख्शी जंगबंधु थे। कब? तो 1817 14 अप्रैल को ये पुरी को कब्जे में लेते हैं और किनको? तो मुकुंद देव को पुनः राजा बना देते हैं, घोषित कर देते हैं। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया। स्थिति को देख हाथ से निकलते हुए देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जल्द ही घोषित राजा पकड़े गए और उनके पुत्र सहित कटक में जो है कारावास दे दिया गया और उनको जो है कटक में कारावास दे दिया गया। पुत्र सहित कटक में कारावास उनको दे दिया गया। बख्शी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्णचंद्र भ्रमरवर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया। इसके साथ-साथ संघर्ष ओडिशा के दक्षिण और उत्तर-पश्चिम हिस्सों में फैल गया। परिणाम स्वरूप क्या होता है? परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मार्टिन डल को पाइकों के चंगुल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा गया। किनको? तो जनरल मार्टिन डल को और तथा बख्शी जगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई। इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाई चली उसमें सैकड़ों पाइक मारे गए
कई घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट गए। इस तरह से अंग्रेजों ने मई 1817 तक खुर्दा के संग्राम को लगभग काबू में कर लिया। आगे देखेंगे तो आगे है परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बख्शी जगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से अपने पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा। और जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, इससे इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया। नमक की कीमतों में कमी की गई। जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया, उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया गया और बेदखल जमींदारों को अपनी जमीन लौटा दी गई। तिरुवंत खुर्दा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पूरी जाने दिया गया, उनको स्वतंत्र कर दिया गया। और कौन थे? रामचंद्र देव। और 26,000 रुपये के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व सौंपा गया। संक्षेप में यह ओडिशा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशस्त्र जो है संघर्ष था, जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। अतः इसे इसे मात्र पाइक विद्रोह कहना, इसे कमतर कर आंकना होगा। ये पाइक विद्रोह जो है कमतर आंकना होगा अगर आप पाइक विद्रोह का नाम देते हैं तो। अगर है अन्यंत्र, अन्यंत्र में देखेंगे तो परम शांति के लिए स्वर्गिक साम्राज्य के खातिर जब 1857 में भारत में जो है विद्रोह फैला, उसी समय चीन में दक्षिणी भागों में भी एक विशाल जन विद्रोह फैल जो है पैदा हो रहा था। यह विद्रोह 1850 ईस्वी में शुरू हुआ और 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ। होंग जुकुआंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गीय साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह में ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह को किस नाम से? ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये देखिए ताइपिंग विद्रोह के अपने नेता से मिलते हुए ये चित्र दिखाया गया है। होंग जिकू आंग ने धर्मांतर करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियस वाद और बौद्धवादी परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहाँ किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहाँ सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुषों के बीच कोई भेद नहीं होगा, जहाँ अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी होगी। चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफ़ी मदद की। ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप इसको बार बार पढ़ेंगे ताकि यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। यहाँ पर एक तस्वीर दिया गया है लखनऊ रेजिडेंसी के खंडहर जो दिया गया है। जून 1857 में विद्रोही टुकड़ियों ने रेजिडेंसी को कब्जे में ले लिया और बहुत सारे अंग्रेज औरतों, मर्दों और बच्चों ने रेजिडेंसी की इमारतों में पनाह ली थी। विद्रोहियों ने इस पूरे परिसर को घेरकर उन पर गोलों से हमला किया। इसी तरह के एक गोले से अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की जो है मौत हो गई थी। हेनरी लॉरेंस जिस कमरे में मरे वह इस चित्र में दिखाई दे रहा है। गौर से देखें तो इमारत पर बीते दौर के निशान किस तरह से बचे रह जाते हैं। ये जो चित्र दिखाया गया है, ये चित्र जिस इमारत में वो रह रहे थे वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और
सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।